Welcome to Study Time with Nikunj. Today we are going to start with the second chapter of class 9th English, that is The Sound of Music. अब ये जो हमारा चैप्टर है ये दो पार्ट्स में दिया गया है, ठीक है। और जैसा कि चैप्टर का नाम भी है द साउंड ऑफ म्यूजिक, तो म्यूजिक से रिलेटेड ही कुछ होगा। तो इस चैप्टर में हम दो ग्रेट म्यूजिशियंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक तो है एवलिन ग्लेनी, ठीक है, जिनको हम पढ़ेंगे पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह खान जी के बारे में, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम स्पेसिफिकली बस पार्ट 1 को कवर करेंगे और जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वीडियो का उसमें हम बिस्मिल्लाह खान जी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा सब हेडिंग दिया गया चैप्टर के नीचे वो क्या है? एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। क्या देखो, एवलिन ग्लेनी जो थी वो स्कॉटलैंड की रहने वाली थी और बहुत अच्छी म्यूजिशियन थी, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी उनकी लाइफ में कि वो सुन नहीं सकती थी। शी वॉज डेफ। अब तुम ही सोचो, तुम्हें म्यूजिशियन बनना है बट अगर तुम सुन ही नहीं सकते तो तुम म्यूजिशियन कैसे बनोगे? क्योंकि अगर तुम्हें म्यूजिक को सीखना है तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि तुम म्यूजिक को सुन पाओ सबसे पहले, ठीक है। लेकिन अगर तुम म्यूजिक को सुन ही नहीं पा रहे, अगर कोई तुम किसी चीज़ को सुन नहीं सकते हो तो म्यूजिक को तुम सीखोगे कैसे? लेकिन इस चैलेंज के होने के बावजूद एवलिन ग्लेनी 11 साल की उम्र से ही वो डेफ हो गई थी, उनको बिल्कुल सुनाई देना बंद कर दिया था। लेकिन इस चैलेंज के होने के बावजूद उन्होंने इसको फेस किया और वो दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिशियन बन के दिखाया उन्होंने। तो एक दिन में तो ये काम हुआ नहीं होगा, बहुत सारे स्ट्रगल्स रहे होंगे उनकी लाइफ में, बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे जिनको फेस करते हुए वो यहाँ तक पहुंची हैं। तो जो चैलेंजेस थे, जो स्ट्रगल्स थे, हमें उनको ही इस अपने पार्ट 1 में देखना है। चलो स्टार्ट करते हैं। Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. A slight girl, looking younger than her 17 years, was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. अब ये जो हमारा सीन शुरू हो रहा है वो यहाँ से शुरू हो रहा है कि एवलिन ग्लेनी वो कहाँ जा रही हैं? वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन में परफॉर्म करने के लिए जा रही हैं और उसके लिए वो वहाँ ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी हैं और ट्रेन का इंतजार कर रही हैं। बहुत भीड़ भाड़ है वहाँ पे ट्रेन प्लेटफॉर्म पे, और वो एवलिन ग्लेनी जो थी वो पतली सी स्लाइट गर्ल है, ठीक है, और 17 ईयर्स की हैं, बट उससे भी काफ़ी यंग दिख रही हैं, ठीक है। और वो काफ़ी नर्वस है क्योंकि पहली बार परफॉर्म करने जा रही हैं। और शी फेल द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ रही थी तो उसकी जो वाइब्रेशंस थी ट्रेन की उसको वो महसूस कर रही थी, क्योंकि वो डेफ थी, सुन तो सकती नहीं थी, तो जो ट्रेन आने वाली थी उसकी वाइब्रेशंस को वो महसूस कर रही थी। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन एंड daunting enough for any teenager fresh from the Scottish farm, but this inspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. अब देखो ये कहाँ जा रही थी? प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, नाम याद रखना, ठीक है। प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक। प्रेस्टिजियस तो इसलिए लगेगा, देखो प्रेस्टिजियस का मतलब होता है जो बहुत ही अच्छी जगह, बट इंपॉर्टेंट जगह जैसे आप कह सकते हो, प्रेस्टिजियस, कीमती, ठीक है। और क्या नाम था अकेडमी का? रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक। कहाँ पे थी? लंदन में थी। यहाँ पे एवलिन ग्लेनी जा रही थी परफॉर्म करने के लिए, पहली बार परफॉर्म करने के लिए जा रही थी, तो बहुत डरी सहमी सी थी। और जाहिर सी बात है अगर इतनी बड़ी जगह पे कोई टीनेजर बच्चा अगर जा रहा है परफॉर्म करने के लिए तो डरा हुआ होगा ही। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो क्या था कि वो डेफ थी। शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। वो डेफ थी, वो सुन नहीं सकती थी, फिर भी इतने बड़ी जगह पे वो जा रही थी सबसे पहली बार परफॉर्म करने के लिए। अब देखो, एवलिन ग्लेनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। अब एवलिन ग्लेनी का जो लॉस ऑफ हियरिंग था ना वो ग्रेजुअल था। ग्रेजुअल का मतलब बचपन से वो बहरी पैदा नहीं हुई थी, बचपन से वो डेफ पैदा नहीं हुई थी, धीरे धीरे करके उनकी जो हियरिंग पावर थी वो कम होती गई और एक टाइम के बाद उन्होंने सुनना बंद कर दिया, ठीक है। तो कैसे हुआ? Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she didn't move. Suddenly, I suddenly realized she hadn't heard. अब उसकी मम्मी बताती है एवलिन ग्लेनी की कि जब एवलिन 8 साल की थी तब क्या हुआ, वो पियानो बजाने के लिए वेट कर रही थी, लेकिन तभी उनकी मम्मी ने उनका नाम बुलाया, ठीक है, बट उन्होंने सुना ही नहीं। बाद में उनकी मम्मी को रियलाइज़ हुआ कि एवलिन को सुनाई देना कम हो गया है, ठीक है, वो इसलिए उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया। मम्मी ने जब उनका नाम बुलाया तो एवलिन ने कोई रिएक्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो उस चीज़ को सुन ही नहीं पाई थी। आई सडनली रियलाइज दैट शी हैडंट हर्ड। उनकी मम्मी को तब रियलाइज हुआ कि एवलिन के सुनने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। सेज इसाबेल ग्लेनिन। अब उनकी मम्मी का नाम क्या है? इसाबेल ग्लेनी, ठीक है। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness,
फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। जब बस शुरुआती दिनों में एवलिन ने जो उसकी डेफनेस थी, जो वो कम सुन पा रही थी, उस बात को उसने छुपाने की कोशिश की। किससे? टीचर्स से, फैमिली से, फ्रेंड्स से उसने उस बात को छुपाने की कोशिश की। लेकिन फिर क्या हुआ? बट बाय द टाइम शी वॉज 11, her marks deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ? क्लास में एवलिन लेने के मार्क्स कम होने लगे, क्योंकि जाहिर सी बात, अगर सुन नहीं पाएंगी तो टीचर क्या पढ़ा रहा है उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो क्लास में उनके मार्क्स कम होने लगे। फिर बाद में स्कूल की प्रिंसिपल ने उनके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की कि आप एवलिन को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए और उसको किसी दूसरे स्कूल में शिफ्ट कीजिए जो कि स्पेशली डेडिकेटेड हो इन तरह के बच्चों के लिए, जो फिजिकली डिसेबल बच्चों का स्कूल होता है। आप एवलिन को उसमें ले जाइए, क्योंकि एवलिन सुन नहीं पा रही थी, तो उसको स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, उसको अलग तरह से टीचर्स पढ़ाएं, उसको वो चाहिए, तो ऐसे स्कूल में उसको शिफ्ट किया जाए। ये सजेशन दिया स्कूल की प्रिंसिपल ने एवलिन के पेरेंट्स को। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. They were advised that she should be fitted with a hearing aids and sent to a school for the deaf. अब देखो, जब उसके एवलिन के पेरेंट्स ने उसको डॉक्टर को दिखाया तब पता चला कि एवलिन को सीवियर नर्व डैमेज हुआ, उसकी वहाँ पे नर्व्स में कुछ प्रॉब्लम हुई और डैमेज हो चुकी है, जिसकी वजह से वो अब सुन नहीं पा रही है। ठीक है, और फिर उसको क्या किया गया? एडवाइस था कि उसको हियरिंग एड्स मतलब मशीन लगाई जाए जिससे वो सुन पाए कान में, और उसको एक ऐसे वहाँ स्पेशल स्कूल में भेज दिया जाए जहाँ पे स्कूल्स फॉर द डेफ, स्पेशल स्कूल्स में भेज दिया जाए जहाँ पे डेफ बच्चे ही पढ़ते हों, ऐसे स्कूल में उसको शिफ्ट कर दिया जाए। ठीक है, एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन। अब एवलिन क्या कहती हैं कि वो जब उन्होंने ये बात डॉक्टर से सुनी तो उनको अपना फ्यूचर ब्लैक दिखाई देना, उनको सब कुछ काला दिखाई देने लगा। उनको लगा कि अब मेरी लाइफ यहाँ से बर्बाद हो गई। क्यों? क्योंकि अभी तक तो वो नॉर्मल लाइफ जी रही थी, नॉर्मल स्कूल में जा रही थी, टीचर से पढ़ रही थी, फ्रेंड्स के साथ खेल रही थी। लेकिन अब क्या हुआ? अब उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा दूसरे स्कूल में, डेफ बच्चों के स्कूल में उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा, अलग टीचर्स, अलग सब कुछ चेंज होने वाला है। तो उनको लगा कि अब मेरा फ्यूचर बर्बाद होने को हो गया। ठीक है, but Evelyn was not going to give up. She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. But Evelyn ने सोच लिया कि मैं गिव अप नहीं करूंगी, मुझे एक नॉर्मल लाइफ जीनी है और जो मेरा इंटरेस्ट है म्यूजिक में, मुझे उसको आगे बढ़ाना है। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided she wanted to play too. But most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. क्या हुआ? एक दिन एवलिन ने देखा कि एक लड़की जाइलोफोन बजा रही थी। जाइलोफोन देखो, ये जो देख पा रहे हो, अलग अलग वुडन बार्स होती हैं और देखो 2 स्टिक्स दी गई हैं यहाँ पे। इसको एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जाइलोफोन, देखो जिसकी पिक्चर आप यहाँ देख पा रहे हो, ऐसे तरह उसको बजाया जाता है। ठीक है, तो एवलिन ने देखा कि एक लड़की थी वो जाइलोफोन बजा रही थी, तो उनके मन में आया कि मैं भी क्यों ना इसको बजाऊं। बट क्या हुआ? सारे टीचर्स ने उनको डिस्करेज किया, डिमोटिवेट किया। क्यों? उन्होंने कहा कि अगर तुम सुन ही नहीं सकती हो तो तुम कैसे किसी को बजा पाओगी? अगर तुम्हें, क्योंकि कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कैसा साउंड करता है तुम्हें कैसे पता चलेगा जब तुम सुन ही नहीं पा रही हो? तो ठीक है, लेकिन वहाँ पे एक पर्क्यूशनिस्ट थे। पर्क्यूशनिस्ट का मतलब होता है वो म्यूजिशियन जो स्पेसिफिकली तबला और ड्रम्स इन सबको बजाएं, उनको बोलते हैं पर्क्यूशनिस्ट। ठीक है, तो एक पर्क्यूशनिस्ट थे रॉन फॉब्स। उन्होंने एवलिन का जो पोटेंशियल था उसको पहचान लिया कि इस लड़की में कुछ दम तो है, ये अच्छा कर सकती है। डेफ होने के बाद भी अगर इसको म्यूजिक सीखना है तो इसके अंदर पोटेंशियल है आगे जाने का। ठीक है, ही बिगेन बाय ट्यूनिंग 2 large drums at different notes. Don't listen through your ears, he would say. Try to sense it some other way, says Evelyn. अब क्या किया? जो पर्क्यूशनिस्ट है रॉन फॉब्स, उन्होंने 2 ड्रम्स लिए, ठीक है, और उनको बजाना शुरू कर दिया, लेकिन डिफरेंट नोट्स के साथ। मतलब एक को मतलब मान लो धीरे धीरे बजा रहे होंगे और दूसरे को तेज तेज बजा रहे होंगे दूसरे ड्रम को। ठीक है, 2 अलग अलग तरह की आवाजें, ड्रम्स सेम साइज के थे लेकिन इस तरीके से बजा रहे थे कि दोनों से अलग अलग आवाज है, एक से हाई फ्रीक्वेंसी की आवाज है और दूसरे से कम फ्रीक्वेंसी की आवाज है। ठीक है, और उन्होंने कहा एवलिन से कि तुम इसको अपने कानों से मत सुनो, इसकी वाइब्रेशंस को महसूस करने की कोशिश करो। अगर तुम सुन नहीं सकती हो तो तुम्हारे अंदर जरूर कोई दूसरी एबिलिटी होगी, तो तुम इसको सेंस करने की कोशिश करो, इन वाइब्रेशंस को महसूस करने की कोशिश करो। तो कान से सुनने की कोशिश मत करो, इन वाइब्रेशंस को महसूस करो, इनकी ड्रम्स की जो आवाज आ रही है उससे वाइब्रेशन जो प्रोड्यूस हो रही है उसको महसूस करने की कोशिश करो। Suddenly, I realized I could feel the higher drum from the waist up
and the lower from the waist down. फिर एवलिन को एहसास हुआ कि जो तेज तेज जिस ड्रम से तेज तेज फ्रीक्वेंसी की आवाज आ रही थी उसको सुनने के बाद एवलिन की जो अपर बॉडी थी, है ना, वेस्ट अप मतलब जो अपर बॉडी थी उसमें कुछ वाइब्रेशंस हो रहे थे, कुछ सेंसेशंस हो रहे थे, और जो लो फ्रीक्वेंसी वाला ड्रम जब बज रहा था तो उससे जो उनकी लोअर बॉडी थी, वेस्ट डाउन जो लोअर बॉडी थी उनकी, ठीक है, उसमें कुछ वाइब्रेशंस, कुछ सेंसेशंस हो रहे थे। मतलब देखो, सुन तो नहीं पा रही थी लेकिन जो ड्रम्स की अलग अलग फ्रीक्वेंसी में बज रहे थे तो उन साउंड्स को, उन वाइब्रेशंस को महसूस कर पा रही थी अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के साथ, ठीक है। Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations. The rest was sheer determination and hard work. अब एवलिन ने देखो धीरे धीरे महसूस करना शुरू कर दिया कि अलग अलग साउंड की फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जो भी इंस्ट्रूमेंट्स बजते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सबकी अलग अलग साउंड फ्रीक्वेंसीज होती हैं। कोई इंस्ट्रूमेंट जैसे ड्रम वगैरह हो गया तेज तेज बजते हैं, फ्लूट वगैरह हो गई धीरे धीरे बजती है, हर इंस्ट्रूमेंट का अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। तो एवलिन ने वो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को अपनी अलग अलग बॉडी पार्ट्स से उनको महसूस कर पा रही थी, भले सुन नहीं पा रही हो लेकिन अपनी अलग अलग बॉडी पार्ट्स के साथ वो उन फ्रीक्वेंसीज को सेंस कर पा रही थी, वाइब्रेशंस को महसूस कर पा रही थी, ठीक है। और बाकी जो काम था वो उसकी डिटर्मिनेशन और हार्डवर्क, उसको डिटर्मिनेशन तो उसने भर भर की थी कि मुझे म्यूजिशियन बनना है, और उसने खूब मेहनत भी की और वो सक्सेसफुली एक अच्छी म्यूजिशियन बनी फ्यूचर में। She never looked back that point onwards. She toured the United Kingdom with a young orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the Academy. अब देखो, उस दिन के बाद से एवलिन ने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो यूनाइटेड किंगडम गई, ठीक है, उन्होंने एक यूथ ऑर्केस्ट्रा में वहाँ पे पार्टिसिपेट किया जब वो 16 साल की थी, ठीक है। उसके बाद वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में गई, वहाँ पे उन्होंने ऑडिशन दिया, उसमें उनका एडमिशन हुआ, और उस जो इंस्टीट्यूट था उस इंस्टीट्यूट की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मार्क्स एवलिन ग्लेनी ने स्कोर किए। म्यूजिक इंडस्ट्री में वो जो इंस्टीट्यूट था उसके अंदर सबसे ज़्यादा मार्क्स उन्होंने स्कोर किए। बताया था ना, हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा था तो हमने पढ़ा था ना कि वो इसी रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में जा रही थी, तो वही था, वहाँ जा रही थी ऑडिशन देने के लिए, वहाँ पे गई और हिस्ट्री में सबसे अधिक मार्क्स वहाँ पे स्कोर किए। She gradually moved from orchestral work to solo performances. At the end of her 3-year course, she had captured most of the top awards. तो पहले जो एवलिन थी ना वो ऑर्केस्ट्रल परफॉर्मेंस करती थी, मतलब कई ऑर्केस्ट्रा मतलब क्या कि कई लोगों के ग्रुप में वो बजाती थी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। फिर बाद में उन्होंने उसको शिफ्ट किया सोलो परफॉर्मेंस में, मतलब अब वो सिंगल अकेले खड़ी होकर सबके सामने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करना शुरू कर दिया, ठीक है। और उनका जो कोर्स था रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में लंदन में जो था, उनका जो इस इंस्टीट्यूट में जो कोर्स था वो 3 साल का था। इस 3 साल के कोर्स के दौरान उन्होंने उस इंस्टीट्यूट के उस जगह के जो जितने भी अच्छे बड़े टॉप अवार्ड्स थे, टॉप लेवल के अवार्ड्स थे म्यूजिक के, सबको उन्होंने पाया अपने दम पे, अपनी मेहनत पे, ठीक है। एंड फॉर दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। अब देखो, ये बहुत ही हैरानी की बात होती है कि अगर कोई डेफ बच्चा किसी म्यूजिक के इंस्टीट्यूट में जाए और वहाँ के सारे टॉप अवार्ड्स को जीत ले। नॉर्मल बच्चे ये काम नहीं कर पाते, और एवलिन ग्लेनी डेफ होने के बावजूद भी, फिजिकली डिसेबल्ड होने के बावजूद भी उन्होंने ये सारा काम कर लिया, तो बहुत बड़ी बात है ये। लेकिन एवलिन का मानना था कि ये कोई हीरोइक अचीवमेंट, ये कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। एवलिन बोलती थी कि अगर आप मेहनत कर रहे हो और अगर आपको पता है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, अगर मतलब आप अपनी इंटरेस्ट का काम कर रहे हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप टॉप पोजीशन पे बहुत आराम से पहुंच सकते हो। And she got right to the top, the world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। और वही हुआ, एवलिन म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत टॉप पे गई, है ना। उनको कम से कम थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स बजाने आते थे। सोचो, डेफ थी फिर भी कम से कम 1000 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को वो प्ले कर पाती थी, और उनका बहुत ही हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल हो गया। मतलब अब जब फेमस हो गई तो सब जगह से उनको कॉन्सर्ट्स के लिए इन्विटेशन लगे, आप हमारे यहाँ परफॉर्म कीजिए, हमारे यहाँ परफॉर्म कीजिए। उनका एक बहुत बिजी शेड्यूल भी हो गया। इट इज़ इंट्रिगिंग टू वॉच एवलिन functions so effortlessly without hearing. In our 2-hour discussion, she never missed a word. देखो, अब जो हमारी चैप्टर की जो राइटर है डिब्रा काउली, ठीक है, मैंने नाम स्टार्टिंग में नहीं बताया था लेकिन बता देता हूँ। डिब्रा काउली ये हमारे चैप्टर की राइटर है, ठीक है। इन्होंने एवलिन ग्लेनी का इंटरव्यू भी लिया था। इन्होंने जब इंटरव्यू लिया था तो बता रही हैं कि एवलिन को जब परफॉर्म करती थी तो ये देखना बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग, बहुत ज़्यादा
हैरान करने वाला होता था कि जो म्यूजिक वो बजा रही हैं वो खुद उसको सुन नहीं पा रही हैं, लेकिन इतना ब्यूटीफुली उसको प्ले कर पा रही हैं उस इंस्ट्रूमेंट्स को। और क्या बता रही हैं कि जो हमारी राइटर हैं जिन्होंने इंटरव्यू लिया था एवलिन गनी का, डीब्रा कॉली, ठीक है, वो बताती हैं कि उन्होंने जब इंटरव्यू लिया था एवलिन गनी का तो 2 घंटे का इंटरव्यू था और उस दौरान एवलिन ने एक वर्ड भी मिस नहीं किया, है ना। मेन विद बुशी बियर्स गिव मी ट्रबल, शी लव्ड इट, इट इज not just watching their lips, it's the whole face, especially the eyes. She speaks flawlessly with Scottish lilt. अब बता रही हैं कि एवलिन जब बोलती थी ना तो बहुत ही एकदम फ्लॉलेसली, बिना रुके एक गो में अपनी सारी बात करती थी। मतलब जब भी इंटरव्यू में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते तो बिल्कुल भी मतलब डेफ थी, तो सुनने में प्रॉब्लम होती रही होगी, सुन नहीं पाती होंगी बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं था। वो इंसान की लिप्स को पकड़ती थी, मतलब कि देखती थी कि इंसान कैसे बोल रहा है, ठीक है, उसकी लिप्स की मूवमेंट कैसी है और फेस का पूरा एक्सप्रेशन कैसा है, स्पेशली आइज का एक्सप्रेशन कैसा है, ठीक है, उस हिसाब से वो अंदाज़ा लगा लेती थी कि सामने वाला मुझसे कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है। और उससे इतना अच्छे, इतनी फ्लुएंटली वो बोलती थी कि तुम गेस नहीं कर सकते कि वो डेफ थी, वो सुन नहीं पा रही थी। और फिर एवलिन क्या बोलती हैं कि जिन इंसानों की, जिन मेंस के बहुत बुशी बियर्ड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा दाढ़ियाँ होती हैं, उनसे बात करने में एवलिन को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। क्यों? जिसके बहुत सारे बाल हैं फेस पे, तो उसके फेशियल एक्सप्रेशंस, उसकी लिप्स की मूवमेंट उतने क्लियरली समझ में नहीं आती रही होगी। तो जो जिनके लंबे लंबे बाल होते हैं, जिनकी लंबी लंबी दाढ़ियाँ होती थी, उनसे बात करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। लेकिन बाद में जो बाकी लोग होते थे उनसे एवलिन बिना रुके एकदम फ्लॉलेसली, एकदम वन गो में उनसे बात कर लिया करती थी। क्यों? उनकी लिप्स की मूवमेंट, उनकी आइज़ की मूवमेंट, उनकी आइज़ का एक्सप्रेशन, फेस का पूरा एक्सप्रेशन, उससे देख के वो अंदाज़ा लगा लेती थी कि सामने वाला इंसान मुझसे क्या बोलने की चाह रहा है, ठीक है। My speech is clear because I could hear till I was 11, she says, but that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. अब एवलिन बताती कि मैं इतना क्लियरली इसलिए बोल पाती हूँ क्योंकि 11 साल तक वो सुन पाती थी। मैंने बताया था कि शुरू से एकदम डेफ पैदा नहीं हुई थी, धीरे धीरे करके उनकी जो हियरिंग पावर थी वो कम हुई थी। तो 11 ईयर्स तक वो सुन पाती थी चीज़ों को। तो 11 ईयर्स में उन्होंने बोलना और रिस्पॉन्ड करना, ये सब चीज़ें सीख ली थी। 11 ईयर्स के बाद वो डेफ हुई थी। 11 ईयर्स तो उस दौरान उन्होंने बोलना सीख लिया था। 11 से बच्चे बोलना सीख ही जाते हैं 11 ईयर्स तक, तो उन्होंने बोलना सीख लिया था। लेकिन डेफ होने के बावजूद उसके बाद भी उन्होंने फ्रेंच और बेसिक जापानीज, सोचो दुनिया की 2 सबसे डिफिकल्ट लैंग्वेजेस कही जाती है फ्रेंच और जापानीज, उन 2 लैंग्वेजेस को भी बोलना सीख लिया था। बेसिक जापानीज और फ्रेंच पूरा, दोनों इन्होंने डेफ होने के बावजूद एवलिन ने बाद में सीखा था, ठीक है। आगे देखो। As for music, she explains, it pours through skin, every part of my body. It tingles in the skin, my cheekbones, and even in my hair. और म्यूज़िक के लिए तो उनके हर एक बॉडी पार्ट में उसकी वाइब्रेशंस, उसकी सेंसेशंस को वो महसूस कर पाती। क्या कहते हैं कि वो म्यूज़िक उनकी स्किन में टिंगल करता है, उनके चीक बोन्स में और उनके यहाँ तक कि बालों तक में म्यूज़िक की वाइब्रेशंस को वो महसूस कर लेती हैं। क्या क्या जब वो ज़ाइलोफोन बजाती हैं तो क्या, जब वो देखा था ज़ाइलोफोन, जब उसकी स्टिक से वो ज़ाइलोफोन को प्ले करती हैं तो उसकी वाइब्रेशंस उनकी उंगलियों तक में आ जाती हैं। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू द बॉडी। जब वो ड्रम्स बजाती हैं तो उनको बजाते समय भी उनकी जो वाइब्रेशंस होती हैं उनकी पूरी बॉडी में वो आती हैं। On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare feet up her legs. और जब भी वो वुडन प्लेटफॉर्म पे खड़ी होकर, मतलब वुडन प्लेटफॉर्म पे खड़ी होकर जब भी परफॉर्म करती हैं तो अपने शूज़ को बाहर निकाल देती हैं। क्यों? जिससे वो फ्लोर के थ्रू जो वाइब्रेशंस हैं वो लेग्स से होते हैं, उनकी पूरी बॉडी में वाइब्रेशंस आए, जिससे वो महसूस कर पाएँ कि क्या वो बजा रही हैं, तो वो किस फ्रीक्वेंसी की चीज़ों को वो बजाने, किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को वो प्ले कर पा रही हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। Not surprisingly, Evelyn delights her audiences. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. 1991 में उनको रॉयल फिलहारमोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड उनको दिया गया था, ठीक है। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. अब एक और परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड, उनका याद रखना, जो पहले वाले थे जिन्होंने एवलिन को सिखाया था वो थे रॉन फॉप्स, ठीक है, और ये हैं जेम्स ब्लेड।
इन्होंने बोला कि भगवान ने भले ही एवलिन से उसके सुनने की शक्ति ले ली है, बट उन्होंने एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़, एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट एवलिन को दे दिया है। कौन सा टैलेंट? कि जो चीज़ हम सुनते हैं ना, एवलिन उसको महसूस कर पाती है, और इतना अच्छे से महसूस करती है, इतना डीपली महसूस करती है कि म्यूज़िक को जितना सुन के हम उतना अच्छा प्ले नहीं कर पाए इंस्ट्रूमेंट्स को, उतना वो वाइब्रेशंस के साथ उसको महसूस करके वो उतनी अच्छी इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले कर लेती है, और इसलिए वो म्यूज़िक को हम में से भी ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्रेस करती है। अब आगे देखो, एवलिन कॉन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कहॉलिक। एवलिन कहती हैं कि वो एक वर्कहॉलिक है। वर्कहॉलिक मतलब वो इंसान जिसको हमेशा काम करने का मन करता है, वो खाली नहीं बैठता, वो हमेशा काम करना चाहता है। तो एवलिन भी बहुत, उनको भी वो खाली बैठना पसंद नहीं है, हर टाइम पे उनको कुछ ना कुछ काम करने को चाहिए रहता है। ठीक है, आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन द क्लासिकल म्यूजिशियंस। एवलिन कहने की क्लासिकल म्यूजिशियन जितनी मेहनत करते हैं ना, उनसे भी ज़्यादा मेहनत एवलिन करती है। ठीक है, बट द रिवॉर्ड्स आर एनॉर्मस, और उसके बदले में जो रिवॉर्ड्स, जो तो उनके मान सम्मान पैसा सब कुछ उतना ही ज़्यादा उनको मिलता है कि उनको एवलिन लेने को। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स, एवलिन ऑल्सो गिव फ्री कॉन्सर्ट्स इन द प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। शी ऑल्सो गिव हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। एवलिन जो है देखो, अपने जो रेगुलर कॉन्सर्ट्स होते हैं वो तो करती हैं, लेकिन उसके साथ साथ प्रिजन्स मतलब जेल और हॉस्पिटल के अंदर फ्री में परफॉर्म करती हैं, फ्री में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करती हैं पेशेंट्स के लिए और प्रिजनर्स के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो यंग बच्चे जो आते हैं जिनको म्यूजिक सीखना है, उनकी स्पेशल क्लासेस उसको भी हाई प्रायोरिटी देती हैं। कौन? अपनी एवलिन ग्लेनी जी। आगे देखो, एन रिचलिन of the Beethoven Fund for Deaf Children says she is a shining inspiration for deaf children. They see that there is nowhere that they cannot go. अब देखो, एन रिचलिन, ये सारे नाम याद रखना, किसने क्या कहा था उनके बारे में। जेम्स ब्लिट्स ने क्या कहा कि भगवान ने उनसे भले ही सुनने की शक्ति ले ली है, बट उसके बदले में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट उनको दे दिया है। अब एन रिचलिन जो कि एक बीथोवन फंड है डेफ चिल्ड्रंस के लिए, उसकी वो मेंबर है उस ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, वो क्या कहती हैं कि एवलिन जो है एक शाइनिंग इंस्पिरेशन है डेफ चिल्ड्रन के लिए, क्योंकि जब डेफ बच्चे देखते हैं कि एवलिन डेफ होने के बावजूद इतनी बड़ी म्यूजिशियन बन सकती है, तो ऐसी कोई जगह नहीं जहां हम भी नहीं पहुंच सकते, हम भी एवलिन की तरह कुछ भी कर सकते हैं। तो ये डेफ बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छी इंस्पिरेशन है। कौन? अपनी एवलिन ग्लेनी जी। अब आगे देखो, एवलिन ग्लेनी हैड ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट ऑफ पीपल ट्वाइस हर एज. She has brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped, people who look to her and say, if she can do it, I can. And not the least, she has given enormous pleasure to millions. अब देखो, एवलिन ने इतनी कम उम्र में ही बहुत सारी अचीवमेंट्स को पा लिया है। ठीक है, और उन्होंने परक्यूशन को ऑर्केस्ट्रा के फ्रंट में लाके खड़ा कर दिया। मतलब ऑर्केस्ट्रा के अंदर परक्यूशन जो इंस्ट्रूमेंट जैसे कि तबला, ड्रम्स, इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स की अब वैल्यू को और ऑर्केस्ट्रा के अंदर और बढ़ा दिया है। इसके अलावा जो हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, जो फिजिकली डिसेबल बच्चे हैं, उनके लिए तो एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन एवलिन बनी चुकी हैं। क्योंकि जब बच्चे देखते हैं, जो हैंडीकैप, जो फिजिकली डिसेबल बच्चे हैं, जो डेफ बच्चे, वो देखते हैं कि एवलिन भी हमारी तरह होने के बावजूद इतना अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं, तो हम भी अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ अपने म्यूजिक से उन्होंने मिलियंस लोगों को, कई लाखों करोड़ों लोगों को प्लेजर, खुशी तो दी ही है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर हो जाता है खत्म। अगर आपको कोई डाउट है सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आपको इस लेक्चर से थोड़ी सी भी हेल्प हुई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।